दोस्तों, वेलकम बैक टू अर्थशास्त्र टॉक्स। अर्थशास्त्र टॉक्स में आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र टॉक्स हमारे निवेशकों के लिए एक टॉक शो है जिसका एक सरल उद्देश्य निवेश उद्योग के लीडर्स से वित्तीय ज्ञान शेयर करना है ताकि निवेशक अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए ज़्यादा सक्षम हो। हम वास्तव में भाग्यशाली है कि हमारे साथ आज यूटीआई एएमसी लिमिटेड के इक्विटी एसेट्स के हेड अजय त्यागी जी हमारे साथ हैं। वेलकम अजय जी। अजय त्यागी इज द हेड ऑफ इक्विटीज एट यूटीआई एसेट मैनेजमेंट। ही इज अ CFA चार्टर होल्डर फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट USA and also holds master's degree in finance from Delhi University. Ajay joined UTI in the year 2000 and has successfully carried out various roles and responsibilities across equity research, offshore funds as well as domestic onshore funds. He has won many awards and accolades for his performance both domestically and globally. Ajay presently manages UTI's flagship equity scheme, UTI FlexiCap Fund, and is also the investment advisor to UTI's international range of India dedicated offshore funds. अजय जी, UTI AMC में इक्विटी प्रमुख के रूप में प्रमोशन होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और अर्थशास्त्र की पूरी टीम आपको बहुत शुभकामनाएं देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का 8वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड जो कुल 2,24,000 करोड़ एसेट्स को मैनेज कर रहा है, जिसमें 92,000 करोड़ का मैनेजमेंट इक्विटी एसेट्स में है, ये निश्चित रूप से आपके मजबूत कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अजय जी, कई निवेशक एक प्रश्न के रूप में पूछते हैं कि एक फंड मैनेजर कुछ लाख करोड़ की संपत्ति को मैनेज कैसे करता है? एक व्यक्ति को इतनी मानसिक शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? जब हमें इन्फ्लेशन के इस युग में अपने स्वयं के छोटे परिवार के धन को मैनेज करना बहुत कठिन लगता है, तब आप इतना बड़ा पैसा कैसे मैनेज करते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन इसके लिए हमें 3-4 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़, जिस इंस्टीट्यूशन को आपने ये पैसा सौंपा है वह इंस्टीट्यूशन के प्रोसेसेस कितने ज़बरदस्त हैं, कितने मज़बूत हैं। क्योंकि ये 1 लाख करोड़ जो आपने बात करी, जो हमारे पास टोटल पूंजी है इक्विटी की, ये केवल 1 आदमी या 2 आदमी या 3 आदमी नहीं मैनेज कर रहे। हमारी पूरी संस्था के अंदर रिसर्च के ऊपर एक बहुत बड़ा, जिसे मैं कह सकता हूँ, एक अहम वो हमारे लिए एक कड़ी है। और उस रिसर्च के बलबूते पे हम ये प्रयास करते हैं कि अलग अलग फंड्स के अंदर निवेशकों को उन फंड्स के ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार रिटर्न दे सकें और उन ऑब्जेक्टिव्स पे खरे उतर सकें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक पूरा प्रोसेस ड्रिवन इंस्टीट्यूशन है, प्रोसेस ड्रिवन संस्था है। और जब आप ऐसे प्रोसेसेस को किसी भी संस्था के अंदर ले आते हैं तो लक्ष्य पाने के लिए हमें कोई बहुत खासी मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, बल्कि हमारे लक्ष्य की तरफ हमें आसानी से हम आगे बढ़ पाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। अजय जी, विभिन्न निवेशक हमें ये भी पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बनाने की प्रोसेस क्या होती है। मेरे लिए हालांकि 23 साल से इस उद्योग में मैं हूँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, लेकिन आज भी मुझे स्टॉक पिक करना बहुत मुश्किल लगता है। आज की तारीख में भी मुझे अगर इन्वेस्ट करना हो तो टाटा मोटर्स लूँ या मारुति लूँ, ये इसमें से क्या चॉइस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और आप लोग इतना बहुत पैसा 90,000 करोड़ 95,000 करोड़ आप मैनेज करते हैं, तो स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है? खासकर हमारे इन्वेस्टर्स जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनका पैसा अच्छी तरह से मैनेज होता है। जी ज़रूर। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो समझनी ज़रूरी है वो ये है कि आखिर में इक्विटी निवेश है क्या। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ निवेशकों को समझाने का कि जब आप इक्विटी निवेश की बात करते हैं तो आप एक तरह से किसी व्यवसाय के अंदर उसके शेयर होल्डर बन रहे हैं।
आप टाटा मोटर्स की बात करते हैं या मारुति की बात करते हैं, जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं बतौर इक्विटी इन्वेस्टर, तो एक तरह से आप टाटा मोटर्स और मारुति के हिस्सेदार बन जाते हैं। भले ही आपके पास केवल 100 शेयर हों या 200 शेयर हों, लेकिन आप उस कंपनी के, उस संस्था के, उस पर्टिकुलर जितने आपके शेयर्स हैं उस कंपनी में, उसके अनुसार आप उसके एक फ्रैक्शनल शेयर होल्डर और हिस्सेदार बन जाते हैं। तो अब आपके लिए जो नेक्स्ट चीज़ है वो समझनी ये ज़रूरी है कि आप इस व्यवसाय को अगले 3, 5, 10 साल में किस तरह से उभरता हुआ देखते हैं। क्योंकि आप इस तरह से मान के चलिए कि अगर मैं आपको 1 करोड़ की पूंजी देता हूं और आपसे कहता हूं कि आप चुनाव कीजिए कि कौन सा व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं, जो भी व्यवसाय आप शुरू करेंगे उसका आप बहुत ध्यान से चयन करेंगे कि अगले 3 साल में या 5 साल में उस व्यवसाय में ग्रोथ किस तरह से आएगी, उस व्यवसाय के अंदर मेरे को प्रॉफिट्स किस तरह से बनेगा, मेरी बैलेंस शीट कितनी मजबूत रहेगी। और उसी चीज़ को सामने रखते हुए अब आप ये समझिए कि आप टाटा मोटर्स और मारुति को भी उसी तरह से चयन करें, क्योंकि आप इन व्यवसायों में एक फ्रैक्शनल हिस्सेदार बनने वाले हैं। जैसे हम अपना खुद का बिजनेस मैनेज जैसे आप अपना खुद का बिजनेस मैनेज करते हैं। फ़र्क केवल ये है कि आप शायद अपने बिजनेस के सोल प्रोप्राइटर हैं और यहाँ पे आपके साथ करीबन और 1 लाख निवेशक हो सकते हैं, और मे बी आपके पास उस व्यवसाय का, मारुति का या टाटा मोटर्स का एक बहुत छोटा सा, मैं समझता हूँ 0.1% शायद आपकी हिस्सेदारी रहेगी उसमें। लेकिन जो अहम चीज़ है वो यही है कि आपको इसको भी उसी तरीके से खंगाल के, ठोक बजा के देखना है जिस तरह से आप अपने खुद के व्यवसाय को देखते हैं। जहाँ आपने ये पहल करी वहीं पे उत्तर आने शुरू हो जाते हैं कि भाई टाटा मोटर्स की तरफ हम अपना निवेश बढ़ाएं या मारुति की तरफ निवेश बढ़ाएं। बढ़िया। तो पोर्टफोलियो इसी तरह से अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। जी बिल्कुल। एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। जी बिल्कुल। अब इसमें क्योंकि यूटीआई एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है, हमारी अलग अलग इक्विटी स्कीम्स अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को मीट करती हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए हम उनका पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो जैसे कि यूटीआई में हमारे एक तरफ यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड है जिसका एक खासा रुझान क्वालिटी और ग्रोथ की तरफ रहता है। साथ ही में हमारा यूटीआई कोर इक्विटी फंड है और हमारा वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ फंड है जिसका झुकाव आप कह सकते हैं थोड़ा वैल्यू की तरफ रहता है। जब इन दो इक्विटी स्कीम्स, वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ और कोर इक्विटी एक तरफ और यूटीआई फ्लेक्सी कैप दूसरी तरफ, जब इन दोनों स्कीम्स के जब आप कह सकते हैं जब इनके पोर्टफोलियो का निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो ये जानना ज़रूरी होता है कि देखिए इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने अपने निवेशकों को क्या बताया है कि हम हिंदुस्तान के चुनिंदा हाई ग्रोथ बिजनेसेस में निवेश करेंगे, जो कि हम फ्लेक्सी कैप में करने का प्रयास करते हैं, या फिर हम हिंदुस्तान के ऐसे बढ़िया व्यवसायों में निवेश करेंगे जो पिछले 1, 2, 3 वर्षों से किसी कमज़ोरी के दौर से गुजर रहे हैं और उस कमज़ोरी के चलते उनकी वैल्यूएशन भी जो है उसके अंदर गिरावट देखी गई है। उनकी प्राइस इक्विटी, जिसको हम प्राइस इक्विटी मल्टीपल बोलते हैं, उनके पी रेशियोज़ भी अच्छे खासे गिरे हुए हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम टाटा मोटर्स जैसे व्यवसायों में निवेश करेंगे, और अगर ग्रोथ की तरफ आपका रुझान है तो आप मारुति जैसे व्यवसायों में निवेश करेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा। अजय जी, मैं कुछ वर्षों से आपका अनुसरण कर रहा हूँ और एक अच्छे व्यवसाय की पहचान करना और लंबे समय तक उसमें निवेशित रहना, ये इसके बारे में आपकी स्पष्टता और समझदारी का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। इन मौजूदा समय में जब इक्विटी बाजार नज़र से देखें तो काफ़ी ऊंचा दिख रहा है, आज निवेशकों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब वे क्या करें। जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया उसको इन्वेस्टेड रहें या कुछ प्रॉफिट बुक करें, या तो किसी के पास नई पूंजी है तो उसने क्या इस दौर में भी मार्केट में या इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी ज़रूर। और मैं समझता हूँ ये प्रश्न ज़्यादा करके निवेशकों के जहन में इस वक्त होगा। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये हैं कि बाज़ार के स्तर को देखते हुए या बाज़ार किस दौर से गुज़र रहा है, तेज़ी के दौर से या मंदी के दौर से, या फिर ये अगर किसी का आकलन है कि आने वाला दौर कमज़ोर रहने वाला है,
उसके आधार पे आप कभी भी ना तो निवेश करें और ना ही आपकी जो पूंजी बाज़ारों में लगी हुई है उसे बाहर निकालने की कोशिश करें। देखिए, अगले 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने में क्या होने वाला है मैं नहीं समझता किसी को मालूम है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर पिछले 6 महीने या पिछले 12 महीनों में बाज़ारों ने उछाल दिखाया है, बाज़ार बहुत मजबूती से आगे बढ़े हैं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अगले 6 या 12 महीने में वो गिरावट दिखाएंगे। तो दोनों तरीके से मैं समझता हूँ कि हम लोगों के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो ये बता सके कि अगले 6-12 महीने में, 18 महीने में क्या होने वाला है। ना हम पीछे देख के ये मालूम कर सकते हैं आगे क्या होगा, और ना ही जो है जो इस वक्त मौजूदा दौर चल रहा है वैश्विक स्तर पे जो सेंट्रल बैंक हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ना हम इस चीज़ को भी सामने रख के ये भरोसे के साथ कह सकते हैं कि अब बाज़ारों में गिरावट आएगी। निवेशकों को अगर पैसा निकालना है तो मैं समझता हूँ उसका सबसे अहम वजह, उसका सबसे अहम कारण होना चाहिए कि उनको इस पूंजी की इस वक्त ज़रूरत है या फिर अगले 12 महीने बाद ज़रूरत होगी। देखिए, हम निवेश करते वक्त ज़्यादा करके हम सबका प्रयास रहा है, आप बतौर डिस्ट्रीब्यूटर और हम बतौर एक म्यूचुअल फंड हाउस, कि हम इन्वेस्टर्स को SIP के बारे में अवगत कराएं, और SIP के जो बहुत जिसके फ़ायदे हैं वो हमने बहुत फ़ायदे हैं और वो हमने हमेशा निवेशकों के सामने रखे कि देखिए उतार चढ़ाव आते रहेंगे, आप अपने एक पर्टिकुलर मैं कह सकता हूँ संयम और धैर्य के साथ आप SIP में इन्वेस्ट करते रहिए। उसी तरीके से मैं बोलता हूँ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर 2024 में आपके घर में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जिसके लिए आपको लमसम 20, 25, 50 लाख रुपए चाहिए, तो आपको 2022 के अंदर ही वो धीरे धीरे निवेश बाहर निकालना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम 2023 दिसंबर में बाज़ार का रुख क्या होगा। हो सकता है बाज़ार 20% नीचे गिरे हों किसी कारण से। तो मैंने आपको एक बहुत लंबा चौड़ा जवाब दिया, लेकिन जो मैं बात सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम में से कोई नहीं जानता अगले 6 महीने क्या होगा। आप अपना निवेश कभी मत रोकिए, SIP के तौर पे हमेशा करते रहिए। अगर आपके पास इस वक्त लमसम है तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस वक्त एक अच्छा समय है कि आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी करें, लेकिन एक ही झटके में ना करते हुए उसको 2-3 किश्तों के अंदर बांट के करें अगले 3-6 महीनों में। और आखिरी चीज़, पैसा कब निकालना है, मेरे मानने में तो इक्विटी विच इज़ द बेस्ट एसेट क्लास, उससे पैसा जब ही निकालना चाहिए जब आपको पता है कि आपको उस पूंजी की कोई ज़रूरत आने वाली है अगले 1-2 साल में। अजय जी, यही आंसर को आगे बढ़ाते हुए कई निवेशक हमसे बाजार के दृष्टिकोण के बारे में पूछा करते हैं, और हम हमेशा स्पष्ट रहे हैं कि 1, 2 या 3 साल के लिए बाज़ारों में बाज़ार के बारे में हमारा कोई व्यू नहीं होता है, लेकिन हमारे पास काफ़ी स्पष्टता है कि अगले दशक में भारत एक मजबूत आर्थिक राज्य के रूप में उभरेगा, और साथ साथ में इक्विटी मार्केट भी अच्छी तरह ग्रो होगा। अजय जी, आप अगले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट को किस शेप में उभरता हुआ देखते हैं और क्यों? जी राजेंद्र जी, मुझे लगता है अगला दशक भारत के लिए एक सुनहरा दशक साबित होगा, और मेरा ये मानना है कि इसकी नींव बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखी जा चुकी है। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था खोली गई थी, लिबरलाइज़ की गई थी, प्राइवेटाइज़ की गई थी, और उसी के चलते बहुत जुझारू एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन हिंदुस्तान के अंदर आए। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बहुत मजबूत बिजनेसेस, बहुत मजबूत कंपनीज़ खड़ी करी, जो आप वैश्विक स्तर पे आप कह सकते हैं अपने आप में बहुत एक बढ़िया मिसाल जिन्होंने कायम कर रखी है। और इसी तरीके से आगे चलते हुए भी मुझे लगता है कि अगले 1 और 2 दशक तक भारत बहुत मजबूती से विकास दरें दिखाता चलेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की खुली थी 90 के दशक में, 1991 में, तो हमारी GDP केवल $200 बिलियन थी। 2007 में पहली बार हमारी GDP ने $1 ट्रिलियन टच किया। $1 ट्रिलियन मतलब 70 लाख करोड़। आज हम $3 ट्रिलियन ऑलरेडी बन चुके हैं, पहुंच चुके हैं। और ये जो फासला हमने पिछले करीबन 30 सालों में तय किया है, हमने शुरुआत जब हम घुसे थे इस प्रक्रिया में, तो हम विश्व की
15वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, और आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। हमारे आगे केवल अमेरिका है, हमारे आगे चाइना है, जापान है और जर्मनी है। यूके जिसने हमारे ऊपर करीबन 200 साल या उससे भी अधिक वर्ष तक शासन किया, उसको हम पीछे खदेड़ चुके हैं। तो और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान की विकास की दरें, जिसको हम जीडीपी ग्रोथ भी बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त रही हैं। और हिंदुस्तान की जो हम डेमोग्राफिक्स की बात करते हैं, यंग पॉपुलेशन, उसके चलते भी हमको इसके अंदर एक बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिला है। हिंदुस्तान की डेमोग्राफिक्स आने वाले 2 दशकों में भी मजबूत रहेगी, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी इकोनॉमिक विकास की दरें भी अच्छी खासी मजबूत रहेंगी। और इसीलिए मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि अगले 10 वर्ष के अंदर हमारी इकोनॉमी इसी तरह आगे मजबूती से बढ़ती रहेगी। जैसे इकोनॉमी मजबूती से बढ़ेगी, बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक स्पष्ट बात है कि बिजनेसेस को, व्यवसायों को भी उसी तरह फ़ायदा मिलेगा, उनके प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे, और जैसे बिजनेसेस के प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे वो सीधा सीधा उनकी वैल्यू में रिफ्लेक्ट होगा। तो यही प्रक्रिया हमेशा सारे विश्व के बाज़ारों में चलती आई है, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में भी यही प्रक्रिया रहेगी। एक चीज़ मैं इसके अंदर जोड़ना ज़रूर चाहूँगा कि देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद हमारा अगला दशक पिछले 2 दशकों के मुकाबले और शायद बेहतर हो सकता है। उसका कारण ये है जिस तरह से टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कंपनियाँ हिंदुस्तान में आई हैं और बहुत बढ़िया अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ के अंदर काम कर रही हैं। हमारे सारे दर्शकों को ये समझना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के अंदर आईटी सर्विसेज सन 70 और सन 80 के दशक में शुरू हुई थी। टीसीएस सन 70 के अंदर आईटी कंपनीज़ के अंदर आईटी क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रही थी। उसके बाद सन 80 के दशक में इन्फोसिस आई, सन 90 के दशक के बाद बहुत कंपनीज़ आई। इस आईटी इंडस्ट्री के चलते हिंदुस्तान के जो युवा हैं, जो हिंदुस्तान की जो मैं कह सकता हूँ ज़्यादा करके वर्कफोर्स है, वो एक आईटी अनेबल्ड वर्कफोर्स है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर अच्छा करने के लिए आपको एक आईटी अनेबल्ड वर्कफोर्स होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये सब वो ट्रेंड वर्कफोर्स हैं जिन्होंने यूएस के अंदर अमेज़न, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ के लिए पिछले 10-20 सालों में काम किया हुआ है, और यही वर्कफोर्स अब हिंदुस्तान के अंदर ज़ोमैटो, नाइका और बहुत अलग अलग व्यवसायों के अंदर भी कामगार साबित होगी। तो मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर हिंदुस्तान के पास बहुत अवसर अगले 10 सालों में आएंगे। जाहिर बात है बहुत सारे अवसर स्टॉक मार्केट पे भी आके लिस्ट होंगे, और हम जैसे आम निवेशकों के लिए हमको ये अवसर देंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा अजय जी। अजय जी, आपने यूटीआई में एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेस्क होता है उसका भी काफ़ी सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है, और अब पिछले कुछ सालों से स्थानीय यानी डोमेस्टिक निवेशकों का फंड्स मैनेज कर रहे हैं। एफआईआई निवेशक के दृष्टिकोण में क्या अंतर होता है डोमेस्टिक के हिसाब से, और क्यों वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, 2 चीज़ है। मैं आपका दूसरा प्रश्न पहले ले लूँगा। वो हिंदुस्तान में इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर ग्रोथ बहुत सालों तक, हो सकता है बहुत दशकों तक बरकरार रहेगी, सस्टेनेबल रहेगी, जैसा कि मैंने आपके पिछले प्रश्न के जवाब में बोला। और इसी चीज़ को देख के वो आकर्षित होते हैं, वो हिंदुस्तान में आते हैं, क्योंकि उनका जो अनुभव पिछले 20 सालों का रहा है वो भी यही रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर मजबूती कायम रही है, बनी रही है, और आगे भी वो यही सब चीज़ें देख रहे हैं। तो उनको जो हिंदुस्तान में खींच के लेके आता है वो हमारी एक बहुत मजबूत विकास की दरें और ग्रोथ है। वो क्या देखते हैं यहाँ पे आके, देखिए उनका नज़रिया हमारे हिंदुस्तान के आम निवेशक से थोड़ा सा हटके होता है। सबसे पहली चीज़, जिस समय सीमा को वो अपने सामने रखते हुए निवेश करते हैं वो कहीं ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो हमारे हिंदुस्तान के निवेशक होते हैं। तो वो जब भी हिंदुस्तान में आते हैं और मान लीजिए उनको कोई व्यवसाय पसंद आया, जैसे कि मारुति, तो वो कम से कम 3 से 5 साल का एक व्यू लेके, आकलन करके उसके बाद निवेश करते हैं। तो मैंने ये देखा है कि हिंदुस्तान का आम निवेशक और फॉरेन इन्वेस्टर, विदेशी निवेशकों के अंदर जो समय सीमा का अंतर है वो काफ़ी एक बड़ा फ़र्क आप कह सकते हैं दोनों के दृष्टिकोण में है। बढ़िया। पहलू ये है कि 22 सालों से आप एक प्रमुख फंड मैनेजर हैं, लेकिन केवल यूटीआई म्यूचुअल फंड के साथ इतने लंबे करियर में
आपको निश्चित रूप से कई प्रमुख एएमसी के से अलग अलग अट्रैक्टिव प्रस्ताव भी आए होंगे। यूटीआई में भी काफ़ी उतार चढ़ाव इस लास्ट 20-22 साल में देखे हैं। जैसे आप लंबे समय तक शेयरों में निवेश करते हैं, उसी तरह से आप यूटीआई में इतने लंबे समय तक जुड़ने का राज क्या है, जुड़े रहने का? देखिए, आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर भी है। आपने बहुत बढ़िया कहा कि जिस तरह से हम निवेश करते हुए भी लंबे समय के लिए हमारी सोच रहती है, शायद वही कारण रहा है कि मैं और मेरे साथ साथ मेरे बहुत सहकर्मी यूटीआई के साथ कई दशकों से जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप खाली इक्विटी फंड मैनेजमेंट की बात करें तो मेरे ऐसे बहुत सहकर्मी हैं जो यूटीआई के साथ 25 साल और 30 साल से जुड़े हुए हैं और जिनका एक बहुत बहुत बढ़िया एक करियर यूटीआई में रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको हर समय हर दशक ये दिखाई दिया कि यूटीआई ने अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट किया, उनको आगे उनके करियर की बढ़ोतरी के लिए अवसर प्रदान किए और हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे पास किसी चीज़ का अभाव है, किसी चीज़ के लिए हमको यूटीआई छोड़ के आईसीआईसीआई एचडीएफसी जाना चाहिए। हमने सब ने अपना करियर यहाँ पे बखूबी एंजॉय भी किया। यूटीआई ने हमें बहुत अवसर दिए और साथ के साथ हमें सोचने का मौका भी नहीं दिया कि हमको यूटीआई के बाहर कहीं जाना चाहिए। और जो एक सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जब आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हमसे मिलते हैं और हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए शायद ये सब यूटीआई की देन है, तो उसी की वजह से हम कुछ और सोचते भी नहीं हैं। बढ़िया अजय जी, तो खास इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो आज के टाइम के प्रोफेशनल्स जो हैं और खासकर यंग प्रोफेशनल, वो लोग को जॉब चेंज करने का काफ़ी ये होता है कि 2 साल 3 साल में जॉब चेंज करते रहना है, और उसमें उनको आप क्या सलाह देंगे यंग प्रोफेशनल्स को, जो हमारे यंग इन्वेस्टर्स भी हैं? देखिए, ये चीज़ यंग जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्होंने पिछले 1, 2, 3 सालों के अंदर ही शायद अपना करियर शुरू किया हो, उन्हें शायद ये समझ में इतनी जल्दी नहीं आती। लेकिन जब आप एक बार 10-15 साल या उससे अधिक काम कर लेते हैं बतौर प्रोफेशनल, तो आपको एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि देखिए, केवल मनी और फाइनेंशियल बेनिफिट्स से आप अपने करियर को कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरा करियर बहुत बढ़िया रहा है, सक्षम रहा है। आपको अपने करियर से सेटिस्फाइड होने के लिए और उसको एंजॉय करने के लिए बहुत ज़रूरी है अपना काम एंजॉय करना। आपके जितने कोलीग्स हैं उनके साथ, जिनके साथ आप करीबन 10 से 12 घंटे रोज़ बिताते हैं, उनके साथ आपकी इक्वेशन कैसी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप टीम है वो आपको किस तरह से ट्रीट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, खाली हर चीज़ को पैसे में ना तोलें। ज़्यादा करके हम सब ये गलतियाँ करते हैं कि शुरू के 3-5 साल में जो हमें दिखाई देता है कि कोई और अगर कहीं और किसी और कंपनी में हमें अच्छी खासी एक बढ़त मिल रही है तो उस वजह से हम अपनी मौजूदा कंपनी छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन शायद आपको ये भी सोचना है कि कहाँ पे आपको ज़्यादा कार्य करते हुए अपना ज़्यादा खुशी मिलेगी, कहाँ पे एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा है। ये सब चीज़ें मेरे मानने में तो बहुत ज़रूरी हैं। बढ़िया अजय जी, जैसे आप स्टॉक्स में क्वालिटी को पिक करते हैं, आई थिंक आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, जिससे मुझे आपका जो पिछले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि यू चूज करियर बेस्ड ऑन क्वालिटी, जहाँ पे यू हैव गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू क्वालिटी रादर देन मनी। तो आजकल लोग थोड़ा पैसा ज़्यादा मिल गया तो लोग शिफ्ट हो जाते हैं। यू हैव गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ जॉब। सो बिल्कुल अजय जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, उसने काफ़ी अच्छा काम किया है, मगर काफ़ी इन्वेस्टर्स हमसे ये भी पूछते हैं कि इसमें सब हाई वैल्यू स्टॉक्स है, हाई वैल्यूएशन वाले, जैसे कि एशियन पेंट्स है या जो भी हाई वैल्यू हाई पी वाले स्टॉक्स है, और अगर वो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको भी वही स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में आएंगे जी। सो व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड रिमेनिंग इन्वेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स? क्या ये नहीं है कि कहीं मार्केट क्रैश होगा तो कहीं यही स्टॉक्स पहले गिरेंगे? ये इन्वेस्टर्स की नॉर्मल क्वेरी होती है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली चीज़, हम हाई पी स्टॉक्स में निवेश नहीं करते, हम हाई क्वालिटी बिजनेसेस में निवेश करते हैं। वो क्या फ़र्क है दोनों के बीच? और फ़र्क ये है कि एक कॉज है और एक इफ़ेक्ट है। अच्छा। कहने का मतलब कि आप जब हाई क्वालिटी बिजनेसेस ढूंढने के लिए निकलते हैं तो वो हाई क्वालिटी बिजनेसेस कभी भी आपको सस्ते नहीं मिलते, वो हमेशा महंगे ही मिलते हैं। तो
जैसा कि आपने एशियन पेंट्स के बारे में बोला, या फिर आप अगर आप बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो HDFC बैंक और कोटक, ये बहुत ज़्यादा मजबूत बिजनेसेस हैं जो पिछले 20-30 सालों से मार्केट शेयर गेन कॉन्टिन्यूसली देखते आए हैं, जिनकी बैलेंस शीट और जिनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बहुत मजबूत रहे हैं, और इन्होंने सबसे अधिक ग्रोथ भी अपने अपने रिस्पेक्टिव क्षेत्र में देखी है। जब आप ऐसे बिजनेसेस ढूंढेंगे तो जाहिर बात है वो आपको सस्ते नहीं मिलेंगे। किसी भी बिजनेस की अगर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत मजबूत है और विकास की दरें बहुत मजबूत हैं, वो बिज़नेस हमेशा महंगा मिलेगा, और उस चीज़ को हम प्राइस अर्निंग्स के मल्टीपल के तौर पे देखते हैं। तो तभी निवेशक ज़्यादा करके बोलते हैं कि देखिए कोटक बहुत महंगा है प्राइस अर्निंग्स पे और शायद SBI सस्ता है। उसके कारण यही है कि कोटक का बिज़नेस बहुत मजबूत है, उसकी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ आगे कोई अपनी विजनरी है, आगे की जो उसकी पॉलिसीज़ रहती हैं, रणनीति रहती हैं, वो कहीं ज़्यादा बढ़िया रही हैं। और तो इस वजह से इन बिजनेसेस को हमेशा महंगा ही देखा गया है। अब क्योंकि हमारे फ्लेक्सी कैप का एक असूल है, एक फ़िलॉसफी है कि हम केवल हाई क्वालिटी में ही निवेश करेंगे, और साथ के साथ हमने हमेशा अपने निवेशकों को ये भी बोला है कि देखिए जब आप निवेश करने उतर रहे हैं, अगले 3-6 महीने के बारे में मत सोचिए, आप कम से कम 3 से 5 साल के बाद में सोचिए। तो जैसा कि आपने कहा, अगर बाज़ारों में करेक्शन आएगा तो क्या ये व्यवसाय करेक्ट करेंगे, और क्या ये व्यवसाय ज़्यादा करेक्ट करेंगे? मैं समझता हूँ शायद हो सकता है कि जो महंगे व्यवसाय हैं, जिनके PE रेशियो ज़्यादा है, हो सकता है वो बाज़ारों के मुकाबले 3-4-5% ज़्यादा करेक्ट कर जाएं। लेकिन ये भी बात सही है कि बाज़ार का रुख जब बदलेगा, यही वो व्यवसाय हैं जो आपको सबसे पहले उभर के आएंगे, और आपके जो आपने पूंजी निवेश किया है उस पे सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न्स भी यही व्यवसाय देंगे। क्योंकि मैं बहुत बार निवेशकों से बोलता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान का या हिंदुस्तान के बाहर भी बाज़ारों का चयन करें तो आपको एक बात बहुत बहुत स्पष्ट तरीके से निकल के आती है, केवल 10 से 15% बिजनेसेस ने इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करी है। ये बढ़िया बात। 80 से 85% बिजनेसेस ने वेल्थ डिस्ट्रॉय करी है। घूम फिर के, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो या चाइना हो, केवल 10 से 15% कंपनियां ही वेल्थ क्रिएट कर पाती हैं। हम उन्हीं कंपनीज़ के अंदर टोटल अपना फोकस और ध्यान केंद्रित रखते हैं। ज़रूर कभी कभार वो कंपनियां महंगी भी होती हैं, जिसकी वजह से उनमें करेक्शन भी आता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे ध्यान हटा के किसी और निवेश में, किसी और व्यवसाय में निवेश करें। क्योंकि जैसा कि मैंने चर्चा के एकदम शुरू में बोला था, आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आप एक फ्रैक्शनल ओनर हैं बिज़नेस के, तो बिज़नेस केवल मजबूत ही पकड़ने हैं। बढ़िया जी, यानी इसका मतलब ये है कि हम लोग साउंड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा मतलब ये भी है कि जो बिज़नेस सस्ता है, दिख रहा है आज, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। जी बिल्कुल। एक कहावत भी है कि जो सस्ता है वो किसी कारणों से सस्ता है, और जो महंगा है वो किसी कारणों से महंगा है। बोरीवली के अंदर मकान 1000 स्क्वायर फीट और कफ परेड में मकान 1000 स्क्वायर फीट, दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर रहेगा कीमत का, और उसकी कोई ना कोई बहुत ज़रूरी कारण है जिसकी वजह से कीमतों में इतना अंतर है। बढ़िया बढ़िया जी। आखिरी प्रश्न अजय जी, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम और द वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। बेंजामिन ग्राम, द फादर ऑफ इन्वेस्टिंग, हैड फेमसली कोटेड। इसे गलत साबित करने के लिए आज के निवेशक ने क्या करने की जरूरत है? ऐसे 3 क्या ऐसे गुरु मंत्र हो सकते हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स फॉलो करें? और देखिए, ये तो मैं समझता हूँ ये पूरी आज की जो हमने चर्चा की है उसके अंदर सबसे अहम प्रश्न है, सबसे बढ़िया प्रश्न है, और ये चीज़ 100 साल पहले भी थी और 100 साल आगे तक भी रहेगी। एज एन इन्वेस्टर आपको अपने आप से ही अपने पोर्टफोलियो को बचाना है, और इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ये होता क्यों है? देखिए, हर इन्वेस्टर की एक रणनीति होती है, एक फ़िलॉसफी होती है, एक काम करने का तरीका होता है, जिसकी वजह से उसको आगे जाके सक्सेस मिलता है, वो एक बहुत बढ़िया निवेशक कहलाता है। लेकिन मार्केट जो है अलग अलग दौर से गुज़रता है।
कभी ग्रोथ का दौर चलता है, कभी कमोडिटी इन्वेस्टिंग का दौर चलता है, कभी वैल्यू का दौर चलता है। जब आपका दौर चल रहा है तो ज़रूर जाहिर बात है कि आप बहुत ही एक बढ़िया शानदार रिटर्न देंगे। लेकिन जब आपका दौर नहीं रहता, उस समय आपको अपने ऊपर से ही भरोसा अपने ऊपर पे ही भरोसा नहीं रहता। आपको अपनी रणनीति के ऊपर, अपनी फ़िलॉसफी के ऊपर से भरोसा उठने लग जाता है और आप हमेशा अपने आप को प्रश्न करने लगते हैं कि देखिए, मेरे पास आज टाटा स्टील नहीं है जिसकी वजह से मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ये नुकसान हो रहा है। क्यों नहीं मैं HDFC बैंक बेच के, जिसने पिछले 20 साल इतना बढ़िया किया है, क्यों नहीं मैं HDFC बैंक बेच के टाटा स्टील ले लूँ। और वो इसीलिए होता है क्योंकि हाल फिलहाल 3 महीने 6 महीने छोटी अवधि के अंदर आप देखते हैं कि देखिए, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी रणनीति इतना अच्छा नहीं कर रही और बाज़ार बहुत बढ़िया कर रहा है। और यही कारण है जिसकी वजह से जैसा कि आपने बोला, आपको अपने आप से ही अपने पोर्टफोलियो को बचा के रखना है। और सबसे आसान तरीका उसका यही है, बहुत ज़्यादा लोगों की ना सुने, बहुत ज़्यादा CNBC ना देखें। आप जैसे जो एडवाइज़र्स हैं, जो बहुत ही फंडामेंटल एनालिसिस करके अपनी राय व्यक्त करते हैं, उनके बारे में उनसे कुछ सीखें। और मैं समझता हूँ कि देखिए, कंपैरिजन जो है, जो प्रकृति का एक नियम है, हम हमेशा कंपैरिजन के दौर से ही गुज़रते आए हैं, बचपन से लेकर जवानी तक। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत अधिक कंपैरिजन जो होता है, उसकी वजह से भी अपना खुद का नुकसान होता है। आपको ये मान के चलना है कि देखिए, आज शायद किसी और की स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही है, मेरी स्ट्रैटेजी नहीं चल रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म में मेरी स्ट्रैटेजी कामगार साबित नहीं होगी। आपको पिछले 5-10 साल को देख के अपने आप को ये धीरज देना है और अपने आप को समझाना है कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करी है पास्ट में और फ्यूचर में भी करेगी। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका कीमती समय और ख़ास करके आपका फाइनेंशियल विजडम शेयर करने के लिए हमारे इन्वेस्टर्स के साथ। अर्थशास्त्र आपका सदैव आभारी रहेगा। थैंक यू और UTI को अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।